पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। आज आपको संधारित्रों के संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सी धारिता के n संधारित्रों को सी धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इनकी तुल्य धारिता CS तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CP प्राप्त होती है। यानी n संधारित्र हैं जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, और C धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इनकी तुल्य धारिता CS तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता C प्राप्त होती है। तो सिद्ध कीजिए कि CP माइनस CS इज इक्वल n स्क्वायर माइनस 1 बाई n इंटू C हो। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है CP माइनस CS इक्वल n स्क्वायर माइनस 1 बाई n इंटू C। यहाँ C धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। हम जानते हैं कि यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो इनकी तुल्य धारिता का मान 1 बाई CS इज इक्वल 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C, इस तरह से n तक इनको जोड़ेंगे। क्योंकि C धारिता के n संधारित्र हैं, अब इनको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो इन तुल्य धारिता के सूत्र के अनुसार 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C, इस तरह n तक जोड़ते हैं तो 1 बाई CS इज इक्वल 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C n तब तक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n बाई C। या यहाँ से कह सकते हैं CS इज इक्वल C बाई n। तो इस तरह श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता ज्ञात किए। अब अगर यही संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है तो इनकी तुल्य धारिता, तो चूंकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र होता है CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn तक। जैसे इसमें ऊपर वाले श्रेणी क्रम में संयोजन लिए थे तो CS इक्वल टू इसमें हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2
प्लस 1/C3, इसी तरह से n पदों तक इसको जोड़ते हैं, जिसमें प्रत्येक संधारित्र जो धारिता है, क्योंकि यहाँ पे C1, C2, C3 ये सभी बराबर हैं n के, तो सभी संधारित्रों की धारिता समान है, C इक्वल, इसलिए यहाँ पे C1 के प्लेस पर C, C2 के प्लेस पर C, C3 के प्लेस पर C लिखते हैं। तो श्रेणी संयोजन में कुल धारिता इनकी प्राप्त हो गई CS इक्वल टू C/n। इसी प्रकार समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, तो समांतर क्रम संयोजन सूत्र जानते हैं कि Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, और इसी तरह से इनको हम n पद तक जोड़ेंगे। तो n पद तक जोड़ते हैं तो Cp इक्वल हो जाएगा C प्लस C प्लस C प्लस C, इस तरह से इन्हें n तक लेकर n तक जोड़ते हैं, तो इनकी जो वैल्यू आती है Cp इक्वल C प्लस C, इस तरह n तक जोड़ेंगे इनकी वैल्यू हो जाती है Mc। तो यहाँ देखते हैं कि श्रेणी संयोजन में कुल धारिता और समांतर संयोजन में कुल धारिता प्राप्त हो जाती है, इसलिए अब हमें सिद्ध करना है Cp माइनस CS इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/n इंटू C। तो इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसलिए Cp माइनस CS इज इक्वल, Cp यहां पे लेते हैं Nc माइनस CS की वैल्यू C/n है, इनमें से C कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है n माइनस 1/n, या इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/n। तो इस तरह से Cp माइनस CS इज इक्वल n स्क्वायर माइनस 1/n इंटू C, इस तरह सिद्ध होता है। दूसरे क्वेश्चन में बताते हैं बिंदुओं A व B के बीच जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात करनी है। बिंदुओं A व B के बीच, बिंदुओं A व B के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बिंदु A और B के बीच एक से ज्यादा संधारित्र जुड़े हैं, इनकी भी कुल धारिता ज्ञात करनी है, इनको चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। तो इस तरह बिंदु A व B के बीच, A व B बिंदु के बीच यहाँ पे 6 संधारित्रों को संयोजित किया गया है, जिनमें इनके मान क्रमशः 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एवं 2 माइक्रोफैरेड है। ये बीच के जुड़े हुए संधारित्र 2 माइक्रोफैरेड के हैं और ऊपर वाली श्रेणी और नीचे वाले क्रम में 3 माइक्रोफैरेड के हैं। इनको हम अपनी इच्छानुसार एक नाम दे देते हैं D, E, F, G। संधारित्रों के संयोजन में चाहे वो श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम में हो, अगर संधारित्रों को 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा गया है तो पहले हम मान सकते हैं कि जो संधारित्र जुड़े हैं ये 2 बिंदु के बीच जुड़े हैं और
तीनों बिंदुओं के बीच में कोई विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ, तो इनमें आवेशों का प्रवाह एक बिंदु शुरू होता है, ये बिंदु से चलते हुए आवेश पुनः बी बिंदु पर आ जाते हैं। यहां देखते हैं कि बिंदु डी पे दो शाखाएं हो रही हैं, एक शाखा इस तरफ जा रही है डी की तरफ, एक डी एफ की तरफ। डी भुजा में संधारित्र जुड़ा हुआ है 3 माइक्रोफैराड का, फिर आगे ईएफ ईजी भुजा में 2 माइक्रोफैराड का है, जीएफ भुजा में 3 माइक्रोफैराड का है। लेकिन ये देख रहे हैं कि भुजा डी ई जीएफ के बीच में 3 संधारित्र हैं और ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे। लास्ट के तीनों संधारित्र जो कि DEGF भुजा के बीच जुड़े हुए हैं, ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे। क्यों? क्योंकि यहां देखते हैं कि इस भुजा डी में जुड़े हुए 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र की जो लास्ट प्लेट है वह भुजा ईजी में जुड़े 2 माइक्रोफैराड के पहली प्लेट से जुड़े। तो 3 माइक्रोफैराड की ये लास्ट भुजा 2 माइक्रोफैराड के पहली प्लेट से जुड़ी है, और उसी प्रकार 2 माइक्रोफैराड संधारित्र 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की जो लास्ट प्लेट है यह 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। यानी इसकी लास्ट इसके फर्स्ट है और इसकी लास्ट इसके फर्स्ट है, इसलिए लास्ट के तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो भुजा DEGF में जुड़े संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर अब इन्हें श्रेणी क्रम संयोजित करते हैं। तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इसकी फार्मूला होता है 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c इज इक्वल 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। यहाँ इसको c1 लेते हैं, इसको c2, इसको c3 के रूप में, तो इनकी वैल्यू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 होगा। तो 1/c इज इक्वल, इनके एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इनके हो गए 6, ये वैल्यू आ जाती है 2 प्लस 3 प्लस 2। 1/c इज इक्वल 7/6, या c इज इक्वल हो जाएगा 6/7 माइक्रोफैराड। अब लास्ट के तीनों संधारित्रों के संयोजन करने से इनके स्थान पर एक संधारित्र प्राप्त होता है, तो इसका एक नया डायग्राम हमें प्राप्त होता है। अब इसी को नए डायग्राम के हम फॉर्म में व्यक्त करते हैं, इसका एक नया डायग्राम हमें प्राप्त होता है। अब इसको हम नए फॉर्म लिखते हैं। तो इस तरह बिंदु ए व बी के बीच ये पहले से 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, और ये बिंदु डी यहां पे एफ है। डी और एफ बिंदु के बीच 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र यहां पे संयोजित है, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड। अब लास्ट के तीनों संधारित्रों का संयोजन करते हैं, तो इनके स्थान पर इसकी वैल्यू आती है 6/7 माइक्रोफैराड। अब ये देखते हैं कि इस बिंदु डी और एफ
दोनों के बीच में दो संधारित्र जुड़े हुए हैं और इनकी दोनों की पहली प्लेट बिंदु डी से इन दोनों की लास्ट प्लेट बिंदु एफ से जुड़ी है। अतः ये दोनों यहाँ पे समांतर क्रम में होंगे। जैसे कि ये तीनों लास्ट के श्रेणी क्रम में थे, उसी प्रकार अब ये दोनों समांतर क्रम होते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 2 माइक्रोफैरेड व 6/7 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर, समांतर क्रम में संयोजित करने पर, अब लास्ट के दोनों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो इनकी तुल्य धारिता का मान C = C1 + C2 से प्राप्त होती है। क्योंकि समांतर क्रम में जब होते हैं संधारित्र तो उनको हम सीधे जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता हो जाएगी। C1 के प्लेस पर रहते हैं 2 माइक्रोफैरेड और C2 के प्लेस पर रहते हैं 6/7 माइक्रोफैरेड। तो इसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 20/7 माइक्रोफैरेड। तो अब इन दोनों के प्लेस पर एक नया संधारित्र प्राप्त हो जाता है। इस तरह इसे एक नए फॉर्म में व्यक्त करते हैं। पूरे इस संधारित्र को लास्ट को एक नए फॉर्म में दर्शाते हैं। अब इन दोनों के प्लेस पे, दोनों कैपेसिटर के प्लेस पर एक नया कैपेसिटर प्राप्त होता है जिसकी वैल्यू 20/7 माइक्रोफैरेड होती है। अब इन तीनों को बिंदु ए और बी के बीच में संयोजित किया गया है। इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड, इसकी 3 माइक्रोफैरेड और ये लास्ट के जो दोनों संधारित्र थे इनकी तुल्य धारिता की वैल्यू 20/7 माइक्रोफैरेड प्राप्त होती है। यदि ए और बी को हम पकड़ के एक तार रूप में खींच देते हैं तो एक सीधी रेखा रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि 3 माइक्रोफैरेड की लास्ट प्लेट 20/7 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र के पहली प्लेट से, इस संधारित्र की लास्ट प्लेट इसके फर्स्ट से और इसकी लास्ट इसके फर्स्ट से है, तो ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। इसलिए श्रेणी संयोजन से तो 3 माइक्रोफैरेड 20/7 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो इनकी तुल्य धारिता की जो वैल्यू आएगी 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 से। यहां से इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं 1/CS = 1/3 + 1/20/7। तो यहाँ पे 7 ऊपर हो जाता है, ये आ जाते हैं 7/20 और प्लस 1/3। 1/CS = इसके एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम हो गया यहाँ पे 60, ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 20 + 3 + 20। 1/CS = ये वैल्यू यहां से प्राप्त हो जाती है 43/60 या CS = 60/43 माइक्रोफैरेड प्राप्त होती है। सॉरी, यहां पे सोल्व करते हैं तो 1/CS = इसके प्लेस पे 20 प्लस यहां पे 21, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 1/CS = 61/60 या CS = 60/61 माइक्रोफैरेड प्राप्त होती है, जिसकी वैल्यू नियर अबाउट 1 माइक्रोफैरेड इक्वल होती है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं।
बिंदुओं ए और बी के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। यहां संधारित्रों के संयोजन में इसकी पहली शाखा में एक संधारित्र जुड़ा है, तो बिंदुओं ए और बी के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। जबकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता एक माइक्रोफैरड हो। इसमें प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड। इनको हम सी से एक बार दर्शाते हैं। तो पहले शाखा में, इस पहली भुजा में जो संधारित्र जुड़ा है उसकी वैल्यू है सी। इसके 2 संधारित्र हैं सी के। नीचे वाले में 4 संधारित्र हैं जिनकी प्रत्येक की वैल्यू सी माइक्रोफैरड है। इसी तरह नीचे वाले में 8 संधारित्र हैं, इन प्रत्येक की वैल्यू सी माइक्रोफैरड है, जिसमें 8 संधारित्र संयोजित हैं। और यह क्रम आगे तक चलता है और यह क्रम अनंत पदों तक है, अनंत तक। और इनको बिंदु ए और बी के बीच संयोजित किया गया है। तो इस तरह देखते हैं कि बिंदु ए और बी के बीच ये जो संधारित्र संयोजित हैं, इनमें ये श्रेणी क्रम में है और समांतर क्रम में है। तो ए और बी बिंदु के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए संधारित्रों के श्रेणी संयोजन व समांतर संयोजन के फार्मूले का प्रयोग करके हम यहाँ ज्ञात करते हैं। यहाँ देखते हैं कि इसमें पहली शाखा में केवल एक संधारित्र है जिसकी धारिता सी है। दूसरी शाखा में 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिता सी माइक्रोफैरड है। इसी प्रकार तीसरी शाखा में 4 संधारित्र हैं जिनकी प्रत्येक की वैल्यू सी है। चौथे में 8 संधारित्र संयोजित हैं जिनमें प्रत्येक का मान सी है। तो पहले प्रत्येक शाखा में जुड़े संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। यहाँ देखते हैं दूसरी शाखा में 2 संधारित्र हैं जिनकी वैल्यू सी माइक्रोफैरड है, लेकिन ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे क्योंकि इसकी लास्ट प्लेट इसके फर्स्ट है। तो ये सी धारिता वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसी प्रकार नीचे की जो शाखा है इसमें 4 संधारित्र हैं, ये चारों संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे क्योंकि इसमें पहली की लास्ट दूसरे के फर्स्ट है, दूसरी की लास्ट तीसरे के फर्स्ट है और तीसरी की लास्ट अगले के फर्स्ट जुड़ी है। तो इस शाखा में जुड़े 4 संधारित्र ये भी श्रेणी क्रम में होंगे। नीचे की जिस शाखा में 8 संधारित्र हैं ये भी श्रेणी क्रम में होंगे। तो अगर इनको श्रेणी क्रम में करते हैं तो इस तरह से इनका एक नया फॉर्म प्राप्त होता है, इनको एक नए रूप में दर्शाते हैं। तो ऊपर वाली शाखा में संधारित्र की वैल्यू सी माइक्रोफैरड। अब नीचे के संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ें तो श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र जानते हैं 1/Cs इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 से। तो इनमें 1/Cs इज इक्वल 1/C प्लस 1/C, यानी हो जाएगा 2/C। अगर इसको रिवर्स करते हैं तो Cs इक्वल टू C/2 प्राप्त होता है। तो इन दोनों संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे इनकी तुल्यधारिता C/2 प्राप्त होगी। तो ये वैल्यू आ जाती है C/2। इसी प्रकार नीचे के संधारित्रों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C करते हैं तो 4/C आता है, जिसको हम रिवर्स करेंगे तो इन चारों के प्लेस पे आ जाएगा C/4। इसी प्रकार लास्ट के संधारित्रों को अगर संयोजित करते हैं तो इसके प्लेस हो जाएगा
C/8 और इस तरह आगे के संधारित्रों का भी संयोजन करते हैं तो इसमें लास्ट में किया जाता है, आगे आ जाएगा C/16, फिर नेक्स्ट आगे आएगा C/32, C/64, इस तरह से यह अनंत तक शाखा बनती जाएगी और इस तरह ए और बी बिंदु के बीच में जुड़े सभी संधारित्रों की हमें कुल धारिता ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखते हैं कि बिंदु ए और बी के बीच जितने भी संधारित्र संयोजित हैं ये सभी समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम इसलिए है कि इनमें प्रत्येक शाखा में जितने भी संधारित्र हैं, प्रत्येक शाखा में जुड़े संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु पे और इन सबकी अंतिम प्लेटों को एक दूसरे बिंदु से संयोजित किया गया है। अतः ये सभी समांतर क्रम से जाते हैं। तो समांतर क्रम संयोजित करने से इनकी कुल धारिता Cp=C1 + C2 + C3 और प्लस C4 और लास्ट तक एक अनंत पद तक चलते हैं। तो Cp हो जाएगा 1/C प्लस अगर ये समांतर क्रम में देखिए सीधे जोड़ते हैं C प्लस C/2 प्लस C/4 फिर प्लस C/8 और इसी तरह से आगे के पदों को भी जोड़ते हैं। आगे पद जोड़ते हैं जहां C/16 फिर प्लस C/32 फिर प्लस C/64 इस तरह से आते जाएंगे। अब इनमें से C कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में इसमें आ जाता है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 और इस तरह से एक अनंत पद तक की एक श्रेणी बन जाती है। यहाँ यह देखते हैं कि इसमें जितने भी पद शामिल हैं इस ब्रैकेट के अंदर ये अनंत पदों का एक श्रेणी बन प्राप्त होती है और इनमें प्रत्येक पद के बीच में एक सारानुपात है। इनमें एक सारानुपात है 1/2। तो यह अनंत पदों की एक श्रेणी प्राप्त होती है और ये गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है। गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है जिसमें एक सारानुपात है। तो इसमें सभी पदों में सारानुपात ये आता है 1/2। प्रत्येक पदों के बीच में इनमें जो सारानुपात आ रहा है ये 1/2 है, रेशियो। और फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट टर्म इसमें है 1। तो हम जानते हैं कि अनंत पदों के अगर श्रेणी अनंत पदों तक है तो गुणोत्तर श्रेणी में इसका योग अनंत पदों का जो योग होता है ये फॉर्मूला है A/1 - R। ये यहाँ फर्स्ट पद है, पहला टर्म है 1, नीचे 1 माइनस इसका रेशियो है 1/2। ये क्वांटिटी आती है 1/2 यानी ये ऊपर जाता है 2/1। तो इस तरह से इनफाइनाइट तक इनका संयोजन करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है 2। तो Cp यहाँ पे इसके पूरे मल्टीप्लाई करने से 2C आ जाता है। और यहाँ देखते हैं कि C की वैल्यू, क्योंकि C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड है इसलिए ये समांतर क्रम जब संयोजित करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 × 1 माइक्रोफैरेड अर्थात 2 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है। इस तरह बिंदुओं A और B के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान 2 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम आगे बताने जा रहे हैं आपको। एक प्रश्न इस तरह से बनता है संधारित्रों के संयोजन में बिंदुओं A और B के बीच में संधारित्रों की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक संधारित्र धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। इसमें पहले देखते हैं कि इस भुजा में जुड़े संधारित्र की धारिता C है। C
C मान लेते हैं। दूसरी भुजा में यहाँ पे संधारित्र जुड़े हैं जिसमें इनकी प्रत्येक की वैल्यू इसकी विधायकता C माइक्रोफैरड है और इसकी विधायकता C माइक्रोफैरड है। इसी तरह नीचे वाली शाखा में 3 संधारित्र संयोजित हैं। इनमें भी प्रत्येक की विधायकता C माइक्रोफैरड है। और इसी तरह लास्ट नीचे के संधारित्र जो संयुक्त हैं इनमें 4 संधारित्र संयुक्त हैं। प्रत्येक की वैल्यू C माइक्रोफैरड है। इनको इन सभी संधारित्रों को बिंदुओं A व B के बीच संयोजित किया गया है। और आगे ये क्रम चलता है n पदों तक। इसमें n भुजाएं बन रही हैं, तो इस तरह n भुजा तक ये होगा। इसमें n भुजाएं हैं, तो देख रहे हैं कि पहली भुजा में केवल एक संधारित्र है जिसकी वैल्यू C माइक्रोफैरड है। दूसरी भुजा में 2 संधारित्र जुड़े हैं जिनकी वैल्यू C माइक्रोफैरड है। तीसरी में 3, चौथी में 4, इसी प्रकार अगली में 5, फिर अगली में 6, फिर 7, इस तरह से हैं। ये देखते हैं कि दूसरी भुजा में जो 2 संधारित्र हैं ये समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि दोनों की पहली प्लेट को एक बिंदु पर, दोनों की लास्ट प्लेट को एक दूसरे बिंदु पर स्थित किया गया है। इसी तरह तीसरी शाखा में जिसमें 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि तीनों की पहली प्लेट को एक बिंदु पर, तीनों की लास्ट प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ा गया है। नीचे की जो शाखा है इसमें 4 संधारित्र हैं, चारों की पहली प्लेटों को एक बिंदु पर, चारों की लास्ट प्लेट को दूसरे बिंदु पर स्थित किया गया है, तो ये भी समांतर क्रम में होंगे। इसी प्रकार आगे की जो भुजा होगी जिसमें 5 संधारित्र, 6 संधारित्र और 7 संधारित्र जुड़े होंगे, वो भी क्रमशः इसी प्रकार से समांतर क्रम में ही होंगे, क्योंकि उन सभी की पहली प्लेटें एक बिंदु पर और सबकी लास्ट प्लेटें दूसरे बिंदु पर जुड़ी होगी। तो इनको अगर हम श्रेणी समांतर संयोजन विधि का प्रयोग करते हैं तो इसका एक नया रूप प्राप्त होता है। यहां देखते हैं कि पहली भुजा में जुड़े संधारित्र की विधायकता C माइक्रोफैरड है। अब नीचे वाली भुजा में जोड़ते हैं कि दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में संयोजन में हम सीधे जानते हैं कि Cp C1 + C2 होता है। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू C है, तो Cp वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2C। तो इन दोनों संधारित्रों का कुल जो धारिता आएगी ये हो जाएगी 2C। तो इसकी कुल धारिता हो गई 2C। अब नीचे की भुजा में 3 है, इनको भी हम जोड़ लेते हैं समांतर क्रम में C + C, तो इसके प्लेस में आ जाता है 3C। तो इनकी धारिता 3C हो जाएगी। इसी तरह अब नीचे जो भुजा है उसमें 4 संधारित्र हैं, तो इनको भी जोड़ते हैं C + C, तो इनकी कुल धारिता हो जाती है 4C। इसी प्रकार आगे की जो भुजा होगी उसमें 5 संधारित्र होंगे, तो वहां पे C जोड़ेंगे तो 5C आएगा, फिर लास्ट में 6C आएगा। इस तरह से यह क्रम n पद तक चलता जाएगा। तो यह क्रम n पद तक है, यानी इसमें n भुजाएं इन्वॉल्व होगी, तो n पदों तक इनका योग होता जाएगा। अब इस संयोजन में देख रहे हैं कि जितने भी संधारित्र हैं ये सब समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को A बिंदु से और सबकी लास्ट प्लेट को बिंदु B से संयोजित किया गया है, इसलिए ये सभी समांतर संयोजन में आ जाते हैं। तो समांतर संयोजन के फार्मूला से अब इनकी कुल जो धारिता होगी ये C1 + C2 + C3 लास्ट में इस तरह n पद तक चलेंगे, तो n पदों तक। तो इनकी कुल धारिता हम निकाल लेते हैं C + 2C + 3C + 4C
और यह क्रम चलता जाएगा n पदों तक, n तक। अब इनमें से हम कॉमन लेते हैं, c कॉमन लेते हैं, तो इसमें प्राप्त होता है 1 + 2 + 3 + 4 और इस तरह से लास्ट में ये क्रम चलता जाएगा n तक। तो इस तरह देखते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर n पदों की योग की एक प्राकृतिक संख्या बनती है, यानी यह प्राकृतिक संख्याओं का n पदों तक योग हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म दिख रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से n तक ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो लगातार 1 से लेकर के n पदों तक प्राकृतिक संख्याओं का योग के सूत्र के अनुसार हमें जानते हैं कि इनका जो सूत्र होता है Sn = ये होगा n × n + 1/2 और आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं c से। तो इस तरह से इनका समांतर क्रम में जो संयोजन हो जाता है, अब समांतर क्रम में संयोजन कर देते हैं तो Cp = n × n + 1/2 × c। लेकिन यहाँ देखते हैं किसी संधारित्र की धारिता है जिसका मान 1 माइक्रोफैरड है, तो 1 माइक्रोफैरड है तो इसके c की जगह 1 लिखेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगा n × n + 1/2 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से बिंदु A और B के बीच जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता का मान n × n + 1/2 माइक्रोफैरड प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताते हैं बिंदुओं A और B के बीच में संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात करनी है। बिंदुओं A और B के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता बिंदु A और B के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहां पर हम आपको कुछ श्रेणी समांतर संयोजक का बता रहे हैं। जैसे यहां पे एक संधारित्र लेते हैं, इसका संयोजन करते हैं, तो इस तरह देखते हैं कि बिंदु A व B के बीच कुछ संधारित्र जुड़े हैं जिनकी यहाँ पर वैल्यू दी गई है। इस संधारित्र की कुल धारिता, इस संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड, इसकी 3 माइक्रोफैरड, इसकी भी 3 माइक्रोफैरड, इसकी 6 माइक्रोफैरड, इसकी 6 माइक्रोफैरड और इसकी भी वैल्यू 6 माइक्रोफैरड तथा इनके बीच वाले के इनके 2 माइक्रोफैरड हैं, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और लास्ट के इसकी भी लेते हैं 6 माइक्रोफैरड। तो A और B के बीच में जितने संधारित्र हैं कि हमें कुल धारिता ज्ञात करनी है, तो इसका हम श्रेणी समांतर संयोजन से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये जो शाखा है यहाँ पे ब्रांच, इसको D नामकरण कर देते हैं, D ले लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम E रख देते हैं। अब ये देखते हैं कि बिंदु D पर, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच में संधारित्रों की धारिता ज्ञात करते हैं, तो मान चलते हैं कि
वो संधारित्र जो दो बिंदु भी जुड़े हैं, उन बिंदु जो है निश्चित रूप से किसी बैटरी से, किसी सेल से जुड़े हुए हैं। यहाँ जब आवेशों का प्रवाह होता है तो यहाँ पे आवेशों का प्रवाह होना होगा तो दो ब्रांच में आवेश वितरित हो जाते हैं, एक शाखा इधर हो जाती है, एक शाखा इधर हो जाती है। तो इस शाखा में चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे फिर इनका शाखा का वितरण हो रहा है, यानी यहाँ पे 3 ब्रांच हो रही है। तो 3 ब्रांच हो रही है तो तीनों संधारित्र जो यहाँ जुड़े हैं, इनकी पहली प्लेट एक बिंदु पर और इनकी लास्ट प्लेट एक बिंदु पे है। अतः ये 2-2 माइक्रोफैराड जो संधारित्र हैं समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ये बीच के 2-2 माइक्रोफैराड के संधारित्रों को अगर हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो समांतर क्रम से जानते हैं Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस प्रकार अगर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इन तीनों के प्लेस पे इनकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से अब इन तीनों को समांतर क्रम में संयोजित कर लेते हैं। तो समांतर क्रम में संयोजित करने से अब इन तीनों के प्लेस पे इसकी वैल्यू हो जाती है 6 माइक्रोफैराड। तो इसका नया डायग्राम के अकॉर्डिंग अब इसके स्थान पर 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र हो जाएगा। इसी प्रकार इसके दाईं ओर देखते हैं इस ब्रांच में यहाँ पे, तो यहाँ ये दोनों जो संधारित्र हैं ये भी समांतर क्रम होंगे क्योंकि इन दोनों की पहली प्लेट एक बिंदु पर, दोनों की लास्ट एक प्लेट पे है। तो इनको भी हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो समांतर क्रम संयोजित करने पर Cp = C1 प्लस C2 यानी 3 प्लस 3 है 6 माइक्रोफैराड हो जाता है। तो इनकी भी वैल्यू इनके जगह 6 माइक्रोफैराड प्राप्त होता है। अब पुनः देखते हैं कि इधर जो ब्रांच है इसमें ये तीनों जो संधारित्र हैं लास्ट के, ये तीनों संधारित्र हो जाएंगे श्रेणी क्रम में क्योंकि इसकी लास्ट प्लेट इसके फर्स्ट है और इसकी लास्ट इसके फर्स्ट है। तो ये लास्ट के जो 6 माइक्रोफैराड है ये हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। और इसके बाईं तरफ जो शाखा है इसमें भी इसकी लास्ट इसके फर्स्ट है, इसकी लास्ट के फर्स्ट है। तो इनको भी समांतर क्रम संयोजन में ही इनको भी श्रेणी क्रम संयोजन में लेते हैं। तो अगर श्रेणी क्रम संयोजन लेते हैं तो इनकी तुल्यधारता जो वैल्यू हो जाती है 1/CS = 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी ये हुआ 3/6 यानी हो जाता है 1/2। अब इसका रिवर्स कर देते हैं तो CS = हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो इनके प्लेस पे 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा और इधर इसके प्लेस पर भी 2 माइक्रोफैराड जाता है। तो इसका एक नया डायग्राम हमें प्राप्त होगा। इन तीनों के स्थान पे 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र हो जाएगा और इन तीनों के प्लेस पर भी 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू 2-2 माइक्रोफैराड हो जाएगी। अब ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम इसलिए होंगे कि इसकी पहली प्लेट एक बिंदु पे और दोनों की लास्ट एक बिंदु पे है। तो इनको हम समांतर क्रम संयोजित करते हैं। तो समांतर क्रम संयोजित करने पर इनकी तुल्यधारता 2 + 2 यानी ये 4 हो जाती है। तब इनकी तुल्यधारता 4 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो इनका नया संयोजन बन जाता है इस तरह से। ये बिंदु बी लिए हैं तो इनका 4 माइक्रोफैराड हो गया। या इसे हम एक सीधी रेखा के रूप में दर्शा सकते हैं। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 माइक्रोफैराड और ये हो गया 4 माइक्रोफैराड। ये ए और बी के बीच कनेक्ट हैं। तो अब इनको श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो 6 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो इनकी तुल्यधारता हो जाएगी 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 से। तो इसके अकॉर्डिंग 1/CS = 1/6 प्लस 1/4। तो 1/6 = इनका एलसीएम ले लेते हैं। तीन इनके एलसीएम यहाँ हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसका एलसीएम आता है 12। तो इसकी एलसीएम यहाँ पे ले लिए। अभी बन जाती है 2 + 3 यानी 1/CS = 5/12। या इसका रिवर्स करते हैं तो CS = 12/5 माइक्रोफैराड प्राप्त होता है, जिसकी वैल्यू ये नियर अबाउट 2.4 माइक्रोफैराड के लगभग आता है। तो इस तरह से संधारित्रों के संयोजन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसमें हम केवल श्रेणी और समांतर संयोजन का प्रयोग करते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार समांतर क्रम में लेते हैं, फिर श्रेणी क्रम में, या श्रेणी क्रम में पहले जोड़ते हैं फिर समांतर क्रम में जोड़ते जाते हैं। और इनके जो
माने परिपथ का जो स्वरूप होता है छोटा हो जाएगा और इस तरह छोटा होता जाएगा, फिर लास्ट में उसको हम हल कर लेते हैं। थैंक यू। तो आज का यहीं पर प्रोग्राम बंद होता है, आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।